आपने धरना दिया था राजधानी वाले मामले में, उसके बाद कहते हैं कि अपने मुख्तलिफ लोगों के फ्लैटों पे, घरों पे कब्जे किए। मैं तो खुद कहता हूँ गुर्बत के दिनों मैंने 6 फ्लैटों पे 2001 में कब्जे किए थे, सरेआम कहता हूँ। बाकी कोई कब्जे नहीं किए आपने, ना कराए? वो वॉलंटली मिले मुझे। वॉलंटरी? यानी कब्जा तब हो कि जब कोई किराए करे ना। आपका एक एसएचओ से फटा होता है, जिस वजह से आपने जो 2 एसएसपी थे उनके ताल्लुकात भी ख़राब कर दिया, क्यों? देखिए, फड्डा असूलों पे होता है। मैं आपको कह रहा हूँ 2 नंबरी काम में उसूल होता है। जो सिंध कार्ड आपने इस्तेमाल किया, आपने कहा मुझे नुकसान हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी आ गई है, गाड़ियाँ आ गई हैं, सैर टैर चल रहे हैं और शशकारे लश्कारे बहुत देख रहे हैं। यहाँ पर रीवो गिफ्ट करना, रेंज रोवर गिफ्ट करना, कोई 5-7 करोड़ पे देना। एक जो एनओसी मिलती है आपके सिर्फ लाइन की, हाइड्रेंट की, कितने की है पता है? 25 करोड़ की है वो। 25 करोड़ आपकी अथॉरिटी लेती है, उसमें 5-7 करोड़ तो मेरा या आपका हक बनेगा ना, जो बीच में होंगे। सोशल मीडिया की जो बजट है वो सुना है कि कुछ मखसूस लोगों में जो है ना बांटा जा रहा है, ये बात ठीक है? खुसूसी प्रोग्राम सबूतों के साथ, हर चीज़ के साथ, और आप फिर फैसला कीजिएगा कि किस तरह फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और किस तरह उसको जस्टिफाई किया जाता है। कब्जे, मंशात फरोशी, लैंड ग्रैबिंग, सब केस, इकदाम कत्ल, किडनैपिंग, फॉरेंजम, यानी जितने भी हीनियस सेक्शन से मैंने फेस किए हुए। उन्होंने मुझे कहा कि मुश्ताक, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, ये मंशियात के अड्डों के खिलाफ काम ना करो, और ये बड़ी माफियाएं होती हैं। जिस तरह दीगर सहाफ़ी पैसे लेते हैं, सहाफ़ी उनसे भत्ते लेते, क्राइम रिपोर्टर कराची के नामी पुलिस ने आपको गिरामी, बताया। जी नामी गिरामी, कराची के क्राइम रिपोर्टर, बड़े नाम, 2 लाख रुपए हफ्ता, मुझे कहा 6 लाख रुपए हफ्ता आपको फिल्म बंदा केपीओ का पहुंचाएगा, ये छोड़ो। जब आप दूसरी जगहों से पैसे ले रहे थे, कब्जे करवा रहे थे, कर रहे, तो यहाँ से भी पैसे लेते, क्या फर्क? सर, मंशियात पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सिंधी में हम कहते हैं कि ये और उसके के मुतरादिफ चीज़ें। ये आइस क्रिस्टल ऐसा नशा है कि इसको आप फैसिलिटेट करोगे, घूम फिर के आपके बच्चों को लगेगा। देखिए, आपका फड्डा हुआ एसएचओ से, डीएसपी से, फिर आपने अपने दोस्त थे अजफर मैसर साहब, फिर आमिर फारूकी साहब, उनसे डिमांड किया इनको तब्दील कर दो। अगर आप डिमांड करें पूरे कराची में, आपके कहने पे एसएचओ डीएसपी तब्दील होंगे? वो तो एसएचओ मेरा ही बिलवाइड था। 10-15 सालों में हम ये देखते हैं, आप सहाफ़ी से सोशल एक्टिविस्ट, फिर कॉम्प्रेस बन जाते हैं। हमारे एक दोस्त ने बहुत बड़ा जुमला कहा है, शायरी की है, सिंध वडो वापारा को करे तो से एसएचओ थाने पे नहीं मिलेगा आपको। डेली की बीट एसएचओ की, मैं डर डर के बता रहा हूँ, कोई 35 लाख रुपए डेली वो कैश लेता है। सर, अब मुझे तो पुलिस तक का पता है ना, आपके तो सहाफ़ी ठेके ले रहे हैं। एक सहाफ़ी है जिसका कॉन्टीजेंसी होता है ना, ऑर्डर 35,000 रुपये डेली वेज वाला जो ऑर्डर, उसके घर के नाम पर 15 तनख्वाहें जाती हैं सिंध बैंक से। मैं कहा, ये पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा ताकतवर बंदा है, देखो मुझे पैसे देता है। तो इस तरह तो सिस्टम चल रहा है। हेड मोरर से लेकर सिपाही की ट्रांसफ़र पोस्टिंग तक भी आपके यहाँ पर मेजॉरिटी में जो फ्रंटमैन बने हुए वो सहाफ़ी हमारे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देख रहे हैं आप मंसूर नामा, मैं हूं मंसूर मुगेरी। आज जो मेरा गेस्ट है बड़ा मज़ेदार है। आज उनके साथ होंगी बड़ी दिलचस्प बातें, खुल के हम भी करेंगे बातें, और वो भी बड़े बड़े इंकशाफ वो भी बड़े बड़े इंकशाफ करने वाला बंदा है। वो हमेशा निशाने पे रहा है, हमेशा तनकीद पे रहा है, और हमेशा उसकी चीज़ें सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पे गर्दिश करती रही हैं। इशारा में दूँ तो आप समझ तो जाएंगे, वो सहाफ़ी भी हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वो कभी कभी नेशनलिस्ट भी बन जाते हैं। तो समझे होंगे आपके कौन है, मुश्ताक सरकी साहब। मुश्ताक भाई, वेलकम। थैंक यू मंसूर भाई, तव्हांखे भली कार आहे न असांजे प्रोग्राम में। लख लायक अदा। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं सरकी साहब कि आप क्या हैं? सहाफ़ी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, या कॉम्प्रेस हैं, क्या है? मेरा जवाब सिंपल है। आपने क्या इमेज बना के बुलाया मुझे? आपने क्या सोचा कि इनको बुलाया जाए? तो बीइंग अ जर्नलिस्ट बुलाया, नेशनलिस्ट बुलाया, सोशल एक्टिविस्ट बुलाया, या कोई एक मुतनाज़ा बंदा समझ के बुला के आ जाएं, आज आपका हिसाब करें। जो आपने जिस तरीके से बुलाए उस तरीके से हाजिर हैं आपके पास। चलो फिर हम आपको खोलते हैं। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे मीडिया में, हमारे साथ बड़ी बड़ी खबरें में आप ब्रेक करते थे, जैसे मैं करता था। तो फिर अचानक क्या ख्याल हुआ कि आपने मीडिया से स्विच ओवर करके आप जो है ना सोशल एक्टिविस्ट बन गए, धरने देने शुरू किए, फिर मुश्किलाती मुसीबतें अपने लिए खड़ी की, क्यों? देखें, मैं 2019 में दुनिया टीम में ज़बरदस्त पैकेज पे था, आप भी थे। फिर आपकी कोई बात नहीं बनी कहीं और, आपने ज्वाइन कर लिया।
और मुझे जिस पैकेज पे रखा गया, मैंने मनोहन आपके सामने ही वो कबूल की थी ऑफ़र। तो ज़बरदस्त ज़िंदगी थी, ज़बरदस्त सहाफ़ती सफ़र जारी था। एक इरशाद रांझी नामी नौजवान यहाँ बेईमाना कत्ल हुआ। उसको बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसकी जो डेड बॉडी थी या जो ज़ख्मी हालत में था, वो सबके सामने थी वीडियो। रोंगटे खड़े हो गए। हमने देखा कि यार पूरा मुआशरा इस पे मुनहसिर कौम मुजरमाना गफलत बरते हुए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको टेकअप किया जाए, इस बर्बरियत को, इस दहशतगर्दी को, इस वहशतगर्दी को। तो मैंने सोचा कि इस पे जाऊं, इस पहाड़ पे अपने फ़ोन से रिपोर्टिंग करूं, दुनिया टीवी के लिए नहीं, मैं अपने लिए करूं, मैं देखूं कि क्या हुआ है। तो जब मैंने वो कैप्चर की चीज़ें, आई विटनेस जितने भी थे, ठेले वाले, होटल वाले, केबिन वाले, मैंने कहा कि कल ये हुआ क्या है। जब उन्हें बताया कि ये सिचुएशन, तो मैंने फिर उस जो किलर था रहीम शाह, मैंने उसके एरिया में जाके उसका कंडक्ट मालूम किया, उसका रेपू मालूम किया कि ये कौन है। फिर पता है ये तो बड़ा डॉन है तो यानी वो स्पाइस चीज़ें सामने आई। तो फिर मैंने कहा, उस वक्त कोई टीम मुश्ताक सर की नहीं थी, उस वक्त मैं बिल्कुल इंतहाई लो प्रोफाइल जर्नलिस्ट था। मैंने कहा कि नहीं, इस बेईमाना कत्ल के ख़िलाफ़ मैं खामोश नहीं रहूँगा। मैं अपने बच्चों के साथ, अफसाम और अफाम के साथ कारसाज पे धरना दूंगा, प्ले कार्ड लेके बैठूंगा अकेला। फिर वो बोलते ना, चलता गया कारवां बनता गया। तो वो हक की आवाज़ थी, बेगुनाह खून था। मैंने चंद दोस्तों के साथ 6,000 का टोटल खर्चा किया, साउंड सिस्टम का, गाड़ी का, पेनाफ्लेक्स का, कोई 12-15 वो हज़ार लगा। 6,000 अपने जेब से भरे वो थे? अपने प्योरली जेब से थे, और पैसा भी था। मैं उस वक्त मेरे पास पैसा था बहुत ज़बरदस्त। तो मैंने कहा कि मैं धरना दूंगा। तो 100 के करीब दोस्त थे मेरे गुलिस्तान जौहर के, हम आ गए थे रैली की सूरत में, वहाँ के बैठ गए। तो हमें हटाने की कोशिश की गई, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर था, हमने फेसबुक से लाइव रखा हुआ था पूरा माहौल। तो 4-5 घंटे में डॉक्टर कादिर मक्सी भी पहुँच गए, नुसरत सेर अब्बासी पहुँच गई, हलीम आदिल शेख साहब पहुँच गए, सुनान खान कुरैशी पहुँच गए, अयाल लतीफ़ अली जो साहब के लोग पहुँच गए। यानी देखते ही देखते पूरा कारसा, आप भी पहुँचे थे। तो हज़ारों लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। तो वहाँ से एक ट्विस्ट पैदा हो जाता है मेरी ज़िंदगी में। जब विन विन पोजीशन में हो गए, जो विक्टिम था कि भाई मुझसे रॉबरी करा, रहीम शाह को हमने कातिल डिक्लेयर किया। जो सलाखों के बाहर था और जो डेड बॉडी पुलिस की तहवील में थी, उसको हमने मुद्दई कर दिया, और जो सलाखों के बाहर था उसको हमने लॉकअप करवा दिया। तो इससे एक बड़ी इंस्पिरेशन मिली सिंधी कौम को कि नहीं यार, कोई तो है कराची में कि जो इस किस्म के बेईमाना कत्ल पर आवाज़ बुलंद करके विन विन पोजीशन पे आ गया। तो जब आप इस तरह की कामयाबी हासिल करते हैं, तो हमारी सिंधी कौम वैसे ही आप देखते हैं कि ऐसा से महरूमी में होती मुब्तला। तो एक घुटन वाला माहौल है कराची में बिलखुसूस। यहाँ पर डिफरेंट कॉर्नर से आपके ऊपर प्रेशर्स होते हैं। तो उसमें एक लावा पका हुआ था कौम में। उन्होंने कहा नहीं, अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो ये हम अपने हकूक़ हासिल कर सकते हैं। तो फिर एक्सपेक्टेशंस जुड़ गई, उम्मीदें वाबस्ता हो गई एक फ़र्द से जिसका नाम था मुश्ताक सर की। तो ये इसी तरह सिलसिला चलता रहा। मैं ना चाहते हुए भी मैं बोलता था नहीं यार, ये एक ही मेरा इशू है, इसके बाद मैं अपना सहाफ़ती करियर रिज्यूम करूँगा, आगे बढ़ूँगा। तो जब हमने ये एक मिथ और मिस्ट्री जो थी कि नहीं भाई ये कराची तो है ही गैर सिंधियों का, तो हमने ये एक मिस्ट्री को ब्रेक किया। उसके लिए बड़ा खमियाजा भी भुगता, बड़ी ह्यूज प्राइस भी पे की, जेलों में भी गए, मुकदमात भी हुए। लेकिन ये सिलसिला ऐसा है, क्योंकि आपके जेनेटिक्स में जब चीज़ें होती हैं ना, ब्लड में, कि आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपका ज़मीर ज़िंदा है, आपके पास गैरत का एक बड़ा ख़जाना है। और जब आप स्पार्किंग पर्सन होते हैं, यानी आपके रोंगटे खड़े हों, तो फिर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उसके लिए कहते हैं जो आपने धरना दिया था रांझानी वाले मामले में, उसके बाद कहते हैं कि नहीं, आपने मुख्तलिफ लोगों के फ्लैटों पे, घरों पे कब्ज़े किए, फिर आप पे FIR बनी। तो ये फैक्ट था कि आपने उस धरने का फ़ायदा लिया? देखें, कहने वालों की बातें, मैं तो खुद कहता हूँ, गुर्बत के दिनों मैंने 6 फ्लैटों पे 2001 में कब्ज़े किए थे। सरेआम कहता हूँ, कब्ज़े बवजह मजबूरी किए थे। और मैंने किराए के लिए टोकन दिया था एक स्टेट वाले को, बड़ा गुंडा था गुलिस्तान जौहर का कोई उस दौर में। मेरे दोनों भाई वेटर थे होटल पे, मैं भी एक बेरोज़गार बंदा था। उन दिनों में हमने 7,500 एडवांस दिया था, वो फॉरफिट कह रहे थे, हो गए पैसे। मैंने कहा फॉरफिट तो मुझे समझ नहीं आता क्या, यानी बोले आपने 2 दिन लेट के एडवांस देने में, बकाए में, तो आपके 7,000 चले गए। फिर मैंने अपने पूरे जो दोस्त थे जैकबाबाद के, कंदकोट, कश्मोर के, सखर के, यहाँ कराची में रहते थे, मुख्तलिफ देहात कच्ची आबादी में, मैंने जाके बात की। मैंने कहा 7,500 रुपया हमारा खाई हुआ, हाणे इहो निंड नथी अचे, ग़रीब माण्हू आहियूं। ऐं उन खां पोइ न धिका ॾिना आहिनि स्टेट को, यानी धके धके निकाले, अब ये इसका हमने बदला लेना है।
तो मैंने उस वक्त 2001-2 की बात कर रहा हूँ, जौहर में मैंने कोई 13-15 बंदे इकट्ठे करके, एग्रेशन वाले नौजवान यूथ थे हम, 2 पिस्टल लेके हमने वहाँ हमला किया था जौहर में। अब वहाँ जो हमला हुआ वो स्टेट तोड़ दी थी, वो पूरा प्रोजेक्ट हमने टेक ओवर कर दिया था। तो एक सह बन गई हमारी कि नहीं यार ये कौन लोग आए। तो हमने वो उस वक्त 6 फ्लैट हमने कब्जे किए थे। बाद में डॉक्टर सोहराब खान सरकी की हुकूमत आई थी, जब अरबाब रहीम का दौर था, वो बैनुल सूबाई राब्तों के वो वज़ीर थे, उन्होंने मरहूम इल्ताफ़ उन्नड़ साहब ने, और उस वक्त आबाद के चेयरमैन थे हनीफ भट्ट साहब, तो उन्होंने ये मुज़ाकरात करवा के बिल्डर से सेटलमेंट कराई और 6 के 6 फ्लैट मुझे उन्होंने लीज़ करके दे दिए, जो आज भी मेरे भाई रहते। तो ये वहाँ का दौर है। इसका मतलब है कि स्टेट एजेंट ने आपको गुंडों की फहरिस्त में भेज दिया? नहीं, मेरे अमल ने, क्योंकि मेरी गुर्बत मजबूरी, क्योंकि 7,500 उस दौर में मेरे लिए बड़े थे। मेरी बिलकती माँ, मेरे मजदूरी करने वाले छाले वाले हाथ बच्चों के, मेरे भाइयों के, तो वो मैं कैसे हज़म होने देता किसी को। और फिर उसके बाद तज़ीक आमेद रवैया, ये एक ज़िंदगी में बड़ा एक ट्विस्ट था, एक ऐसा मोड़ था कि जो ना चाहते हुए भी मुश्ताक सरकी को जौहर में मुश्ताक सरकी बनाने वाला एक सोर्स था। तो उसके बाद जब आप किसी इलाके में चौधरी बनते हैं, थानेदार बनते हैं, गुंडे बनते हैं, तासुर एक जाता है कि भाई मंसूर मोगेरी की गली में बड़ी सह, बड़ी टोर है, बड़ा उड़ता है, सोलो फ्लाई करता है। तो इस तरह जौहर में एक ट्रेवल होती है चीज़ आपकी किसी भी इलाके में कि यार ये बंदा आया है, इसने स्टेट वाला, वो स्टेट वाला, वो कि जो यूनिट और सेक्टर इंचार्ज और MN MP MQM के उन दिनों में उनका बिलू वाइट था, यानी उसको कोई छेड़ नहीं सकता था। तो हमें तो पता नहीं था उसका प्रोफाइल क्या है, हमने तो रैंडम अटैक किया था और वो हज़म हो गया हमें। वो हज़म जो हुआ तो एक मैसेज चला गया कि यार ये तो बड़े ख़तरनाक लोग हैं, बड़े दिलेर लोग हैं, चाहते हुए भी यानी हमारे इलाके में आए। ये इलाका हमारा है बिलीज पैराडाइज फेज़ 2 लोकेटेड नियर परफ्यूम चौक। आज भी वहाँ पर आप जाएंगे, मेजॉरिटी वहाँ MQM के लोगों की है। तो जब ये हुआ उसके बाद हमारे पास लोग आए कि यार आप ही हैं कि जो इनको डंडा दे सकते हैं, बिल्डर को भी डंडा दे सकते हैं, स्टेट वालों को भी। हमारे इन्होंने पैसे लिए हुए, पोजीशन नहीं देते, बिल्डर नहीं देता। तो इस तरह उन दिनों में कोई मुझे याद है 61 फ्लैटों के फाइल हमारे पास आए थे और हमने 61 पे ही ताले लगाए थे। लगा दिए? हाँ, लगा दिए थे। फिर हमने उधर ही बैठ के सेटलमेंट सबकी करवाई थी। तो इस तरह ये एक वो कहते हैं हादसाई तौर पर एक फेस वैल्यू बना। आज भी इतने बरस बीत चुके हैं, डिस्पाइट कि मैं जौहर में रहता नहीं, मेरे भाई रहते हैं या मेरे दफातर हैं या मेरा आना जाना है, तो आज भी उसको लोग, मेरे मुखालफिन, बिलखुसूस पॉलिटिकल विंग की एक अस्करी विंग है MQM की, उनका तासुर है कि मुश्ताक सरकी की जौहर रियासत है, जो चाहता है वो होता है, न पुलिस कुछ करती है न कुछ। बाकी भाई मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैंने मुतअद्दिद बार पॉडकास्ट हों या दीगर जो भी दोस्त इंटरव्यू करते हैं, मंसूर मोगेरी तहकीकाती रिपोर्टर की शनाख्त रखता है, तहकीकाती रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस रखता है। मैं मंसूर मोगेरी को उनके पॉडकास्ट में मंसूर नामा में चैलेंज करता हूँ कि जाएं, एक प्लॉट 60 गज़ का, एक फ्लैट को 1 कमरे से 5 कमरे का जाके लेकर आए, मुझे बताएं कि मुश्ताक सरकी आपने कब्जा किया, जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। तो बाकी कोई कब्जे नहीं किए आपने, ना कराए? वो वॉलंटली मिले मुझे। यानी कब्जा तब हो कि जब कोई किराए करे ना कोई मुद्दा ही नहीं खड़ा होता। इतने मुकदमे मेरे पास भाई। अच्छा, उस ज़माने में एक तासुर ये भी जुड़ा कि MQM ने भी आपको हाथ रख लिया इस कब्ज़ागीर बनाने में, उन सियासी जमातों दीगर बदमाशों ने आपकी मदद की। देखें, पावर स्पीक्स टू पावर। जब आप स्टेक रखते हैं ना कराची में, मैं कराची के डायनामिक्स की बात कर रहा हूँ कि जब आपकी ताकत होती है और डिक्लेयर्ड आप पावर शो करते हैं, स्ट्रीट पावर हो या आपका कनेक्शन हो ब्यूरोक्रेट्स के साथ, पुलिस के साथ, स्पाई क्वार्टर्स के साथ या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो जब आप पावर में होते हैं आपसे लड़ते नहीं, ये लोग कोशिश करते हैं कि शेक हैंड करके मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करके आगे बढ़े। क्योंकि इसमें जब माफिया से लड़ती है ना, या पावर से लड़ता है, तो नुकसान उसका होता है जिसके ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं सोसाइटी में। न मैं मंशात फरोश हूँ, न मेरा कोई मंशात का अड्डा है, न मैं फाशी का अड्डा चलाता हूँ, न मैं लैंड ग्रेबर हूँ, न मैं गुंडा हूँ। मेरे पास गंवाने के लिए एक जान है जिसको मैं हथेली पर रख के घूमता रहता हूँ, और मैं इतने बड़े 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 लोगों को और बड़ी माफियाओं को उंगली करता हूँ कि आप तस्वर भी नहीं कर सकते। और उसके बदले में क्या होता है, वो आके बैठते हैं। ये जो कहते हैं कि भाई फ़िलहाल ने हाथ रखा, वो हाथ रखा, आज तक कितनी ट्रोलिंग होती है मेरी सोशल मीडिया पे, मुझे बताएं कोई एक एविडेंस आया है मेरा? सिर्फ बातें होती है ना, और मैंने कभी शटअप कॉल नहीं दी। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या हो कि जाएं। अच्छा, ये बताएं, बात को इधर, इस मौजू को इधर ख़त्म कर दें, आगे चलते हैं कि उस दौर में जब आपने ये फड्डे वाले काम शुरू किए तो
पुलिस के नीचे लेवल वाले लोग आपके साथ जुड़ गए, एसएचओ, डीएसपी, नहीं, ऊपर के भी थे, फिर मैं एसपी खुद लोग भी थे। आपका एक एसएचओ से फटा होता है, जिस वजह से आपने जो 2 एसएसपी थे उनके ताल्लुकात भी ख़राब कर दिया, क्यों? देखिए, फड्डा असूलों पे होता है। मैं आपको कह रहा हूँ 2 नंबरी काम में उसूल होता है। कोई 2 नंबरी नहीं है। देखिए, बात सुने, 44 मुकदमे हैं मेरे ऊपर, आपके साथ में बैठा हूँ, अभी जाके 3 बचे। 41 मुकदमा मैंने एक्यूटल लिया, इन पर्सन केस चलाया खुद, एटीसी से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। रजिस्ट्री में मैं खुद अपेयर होता था इन पर्सन। कब्जे, मंशात फरोशी, लैंड ग्रैबिंग, सब केस, इकदाम में कत्ल, किडनैपिंग, फॉरेंजम, यानी जितने भी हीनियस सेक्शन से मैंने फेस किए हुए। आप मुझे बताएं, एक केस भी मेरे ऊपर साबित है जिसमें कन्विक्ट हुआ हूँ? नहीं, इस मुल्क में मुश्ताक भाई एक अलमिया ये भी है कि आपसे बड़े और लोग हैं जो करप्शन में हैं, जो दादागिरी इसमें मुलवस हैं, उन पर किसी एक पर भी साबित हुआ है? मैं तो बड़ा बंदा नहीं हूँ सर, मैं तो आम बंदा हूँ। आपके बकौल कि एसएचओ से फटा हुआ, तो हम तो नीचे हेड मोर और एसएचओ लोग के लेवल हैं, तो मुझे रोनने में कितनी देर लगी? नहीं, फड्डा किस बात पे है ये बताए ना, ये सच कोई नहीं बताएं फड्डा, आज। कुछ नहीं। एक एसएचओ था, वो फाशी के अड्डे चलवाता था, वो मंशात के अड्डे चलवाता था। जहाँ पर हमारी फैमिलीज रहती थी वहाँ फाशी आम हो गई थी, वो अल्लाह से स्क्वायर बन गया था। आइस क्रिस्टल, इवन मेरा गनमैन था साबिक, जहरी लड़का, वो आइस फ़रोख्त में मुलविस था। मैंने उसको जूते मार के वीडियो रखी थी मैंने फेसबुक पे कि ये इन्वॉल्व था, मैंने उसको निकाल दिया और मैंने थाने में दे दिया। फिर एक जरदारी नाम एक बदनाम कैरेक्टर था जौहर में, था नहीं जरदारी, उसको जरदारी कहते थे, तो उसने हर दूसरे प्रोजेक्ट में फाशी और मंशात काम किया। लोग मेरे पास बुजुर्ग आए कि भाई हम थाने जाते हैं, थाना सुनता नहीं है, थाना ऊपर दरख्वास्त देने वाले के ऊपर पर्चा कर देता है। तो मैंने अपने दोस्तों को कहा, मैंने कहा चलें ये कौन कौन कर रहा है। हमने जाके खुद जूते मार के वो चीज़ें बंद कराई, 15 की पुलिस आई और वो सोशल मीडिया पे ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें। उस वक्त का डीएसपी जो शारा फैसल जाहिद लंबा, वो, और अभी जो सफदर मशवानी साहब हैं एसएचओ, ये डीएसपी हैं सीटीडी में, ये एसएचओ थे, ये आए थे मेरे पास बिलीज पैराडाइज फेज 2 में यूनियन के दफ्तर में आके माफ़ी मांगी कि सर हम एक्शन कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड पर हैं। फिर मैंने अमीर शेख साहब जो आपके दोस्त हैं, उस वक्त कराची पुलिस चीफ थे, आप भी गवाह, मैंने उनको वो व्हाट्सअप की चीज़ें कि ये चीज़ें हो रही हैं, आप देखें। पुलिस के एंड पर फैसिलिटेशन लेवल हाई हो गया है इस सोशल क्राइम को बूस्ट करने के लिए। तो उन्होंने मुझे वादा किया कि मैं इस पर तहकीकात करके एक्शन लूँगा। बजाय को एक्शन ले, उन्होंने क्या किया कि मुझे कहा, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोलूँ, अब वो मौसबे हैं, क्या कहते हैं, वफाकी मौसबे, चैलेंज करो। उन्होंने मुझे कहा कि मुश्ताक, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, ये मंशियात के अड्डों के ख़िलाफ़ काम ना करो, और ये बड़ी माफियाएँ होती हैं। जिस तरह दीगर सहाफ़ी पैसे लेते हैं, मैं आपको स्पेशल ब्रांच की और आईबी की लिस्ट भेज रहा हूँ। देखें आपके कितने फैमिलियर फेसेस जो दोस्त हैं वो हफ्ता लेते हैं पैसे। आज भी लिस्ट मेरे पास है, आज भी वो चेक मेरे पास। उनसे भत्ते लेते, क्राइम रिपोर्टर कराची के नामी गिरामी, जी नामी गिरामी, कराची के क्राइम रिपोर्टर, बड़े नाम, 2 लाख रुपए हफ्ता, मुझे कहा 6 लाख रुपए हफ्ता आपको फिल्म बंदा केपीओ का पहुंचाएगा। ये छोड़ो, आप अपने बच्चों जब आप दूसरी जगहों से पैसे ले रहे थे, कब्जे करवा रहे थे, सर मंशा से भी पैसे लेते, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अफसाम अफाम परिशे कसम है कि कभी मैंने मंशात का 1 रुपया या फाशी का 1 रुपया लिया हो। ये मेरे लिए, सिंधी में हम कहते हैं कि ये और उसके के मुतरादिफ चीज़ें, कि मैंने 1 रुपया, इस पे ज़ीरो टॉलरेंस लेवल है मंसूर भाई। मैंने कभी ये नहीं किया, क्योंकि ये आइस ऐसा नशा है, क्रिस्टल, मुझे ख़त्म करने दें। ये आइस क्रिस्टल ऐसा नशा है कि इसको आप फैसिलिटेट करोगे, घूम फिर के आपके बच्चों को लगेगा, ये लत लगेगी। आज मेरी ज़िंदगी ब्लेस्ड है, आज मैं नींद जिस वक्त चाहूँ ना, आप इधर बेड रखें, चैम्बर होगा आपका, मशहूर है आप भी, जहाँ आप रिलैक्स होते हैं, मुझे सुला दें, मैं नींद करूँगा बग़ैर पिल्स लिए हुए, और अपनी मर्ज़ी से उठूँगा, अकेला घूमता हूँ बेखौफ होके। तो मुझे अमीर शेख साहब ने कहा कि आप भी उस फहरिस्त में अपना नाम इंडक करा दें। मैंने कहा नहीं कराना, तो तू मैं हो गई। अजफर मैसर साहब आज भी बैठे हैं सीटीडी में, आमिर फारूकी साहब आज भी डीआईजी हैं, सीपीओ में बैठे हुए हैं अच्छी पोस्ट पे। आज भी वो गवाएं कि मैंने असूलों की सौदेबाजी के बदले मैंने उनसे तल्ख कलामी की। तल्ख कलामी के बाद मैं घर चला गया। 3 दिन के बाद साहब को गैरत आ गई थी, उन्होंने बुला के जितने भी, किसी को मैंने कोई 6 साल पहले ऐसे ही बाइक टच की होगी, गाड़ी टच की होगी, या घूर के देखा होगा, वो भी पर्चा मेरे ऊपर बुला के हुआ। कभी आपने देखा किसी मुद्दई को वीआई प्रोटोकॉल दे के वीडियो बना के वायरल की गई?
तो मैंने तो हर सहूबतें बर्दाश्त की हैं। देखिए, आपका फड्डा हुआ एसएचओ से डीएसपी से, एडिशनल तक चला गया। वो रुके यहाँ, फिर आपने अपने दोस्त थे अजफर मैसर साहब, फिर आमिर फारूकी साहब, उनसे डिमांड किया इनको तब्दील कर दे। जी अगर आप डिमांड करें पूरे कराची में, आपके कहने पे एसएचओ डीएसपी तब्दील सर, होंगे? अच्छा वो तो एसएचओ मेरा ही बिलो आइड था। सफदर मशन से मेरी तो अच्छी दोस्ती रही है, आप जाएं थ्रू आउट, अभी भी दोस्त है मेरे। झगड़े के 4 दिन बाद में जब जेल में था तो सिटी कोर्ट में हमारा तस्फिया हो गया था, वहीं आ गए थे माफ़ी मांगने। मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। तो बात है असूल की। देखें, कहीं पर आप भी बढ़ जाते हो ब्यूरोक्रेसी में, अच्छे हम प्याला दोस्त होते हैं, खाना साथ खाते हैं। जब बात असूलों की आएगी, आपका असूल क्या होगा? आपका ये होगा ना कि पब्लिक डिलीवरी हो, परफॉर्मेंस हो, आपके पास इतने फंड्स हैं, अथॉरिटी हैं, आप चले जाएंगे सीट से। कितने फड्डे आपने किए हैं? ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि किसी ने जरूरत नहीं की पर्चा करवाने की, वरना मुझसे ज़्यादा पर्चे आपके पर होते। मैं तो 2 नंबरी काम में मुलव्वस नहीं था ना, भाई तो मुझे 2 किसी नंबरी की पे- नहीं है। देखें, जरूरतमंदी आप पे भी एक देखिए, चीज़ होती सबसे है। इल्जाम में यही है कि आप 2 नंबरी कामों में मुलव्वस मेरे हैं। ऊपर एक आप साबित करें कौन सी 2 नंबरी की है। मैं तो इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ ना, मैं जो आप पे 21 इल्जाम साल लगा से रहे हैं। क्राउन रिपोर्टिंग कर रहा हूँ भाई। एएसआई से लेकर लोग रैंकर डीआईजी बन गए। मंजूर मुगल साहब का दौर था, न्याज खुसरो साहब का दौर था, मुश्ताक शाह साहब का दौर था, कमाल शाह साहब का दौर था। ये वो दौर हैं अदवार जो गुजरे कराची में कि एक ही डीआईजी ऑपरेशन होता था, एक डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, और ये मैन्युअली इन्वेस्टिगेशंस होती थी। लाखों रुपए कैश मिलते थे। ये कैमरे नहीं थे, कैमरा फियर नहीं था पुलिस वाला उस वक्त। ये बड़े रैंकर लोग थे। तो हमने तो उन दिनों में भी रिपोर्टिंग की, ताल्लुकात बनाए। सनाउल अब्बाई साहब एएसपी थे, कादिर थेबो साहब एएसपी थे, गुलाम नबी मेमन साहब एएसपी थे। ये एएसपी से आई जाके बने। हमारा ज़बरदस्त इनसे लाइजन रहा, दोस्ती रही। तो कोई चाहेगा कि दोस्तों से पंगा लिया जाए? तो कोई तो हमारे यहाँ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट ऐसा था ही नहीं कि मैंने कोई पुलिस ने मेरे पैसे बंद किए। लेकिन अमीर शेख अच्छे इंसान, अच्छे अफसर थे। आपने उनका नंबर वायरल किया कि इनको गालियां दो। हाँ, हजारों की तादाद लोगों ने गालियां दी। जब अच्छा उसने था मेरे आपका। छोटे भाई को, देखे मैं बुरा हूँ ना, मैं लैंड ग्रेबर हूँ, मैं गुंडा हूँ, मैं बदमाश हूँ, मैं मुश्ताक सर की इंफरादी तौर पर अमीर शेख की नज़र में, जब उसने मेरे मासूम भाई इश्तियाक सरकी को, मेरे मासूम खानसा में काशिफ बुरडो को, मेरे मासूम ड्राइवर जाहिद नवाज़ को, वो हज़ारे का, मेरे 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, उसने लोकेटर्स भेज के रेड कराए। तो रेड मैंने तो बाद में हुआ भाई, यार, आप मैंने कैसी उसको बातें कर रहे सरेआम हैं? वॉइस नोट किया कि मेरा झगड़ा तुमसे जाती आपने है। उसका नंबर वायरल किया मैंने अमीर शेख का, अच्छा, और मैंने कहा कि व्हाट्सअप भी इसको किया, मैंने उनको गालियां दो। व्हाट्सअप भी किया। मैंने कहा ये अच्छा तुमने तरीका मेरे था आपका। घर पे पुलिस भेजी है, तुमने मेरे बच्चों को बेगुनाह गिरफ्तार किया, मुझे करो। गिरफ्तारी देने मैं गया था केपीएम में, उस पे फेसबुक पे वीडियो रखी हुई है। नहीं नहीं, देखिए आप यहाँ मिसिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं। अमीर शेख साहब और आपका जब तलख कलाम हुआ, बीच में तलख कलामी हुई, तो प्रेस क्लब के दोस्त आए, जीएम जमाली साहब और इम्तियाज चांडो साहब, कादिल्ला सारे शेख दोस्त साहब, आए, ठीक है। सब ने अमीर शेख साहब को कहा कि आपके ख़िलाफ़ ये नहीं लिखेगा, हमारा हम गारंटी लेते हैं। उसके बाद भी आपने उसके खिलाफ पोस्टें लगाई, तो आपके खिलाफ पर्चा ना होगा तो फिर क्या आपको फूलों का हार भेजेगा? अगर आज भी मैं कायम हूँ, आज चलो आपके प्लेटफॉर्म से मैं एक्सटेंड करता हूँ अपना ग्रेटिट्यूड। अमीर शेख साहब के साथ आज मैं बैठता हूँ, आप बैठाएं। आज अगर मैं उन दिनों में गलत था तो जो वो चाहे वो कर सकते हैं। भाई आप क्या करते हैं, एक्सप्लाइटेशन को इग्नोर करके हक़ाइक़ को सामने लाते हैं ना। जब एक एसएचओ गलत काम में मुलविस है, आप पुलिस चीफ हैं, हमने निशानदेही की है, सोशल मीडिया पे भी की है, सबूतों के साथ। आपने खुद कहा है कि मैं इसको हटा रहा हूँ। अब वो अलग बात है कि आपके ऊपर प्रेशर आ गया, आपने बजाय कि डिपार्टमेंटल एक्शन लेना होता, आपने वो तोपों का रुख मेरी तरफ कर दिया अनापरस्ती में। तो ये पुलिसिंग नहीं है, ये प्रोफेशनल मंसूर साहब नहीं है किसी भी तरीके से। आज भी मैं कायम हूँ कि जो मेरे एलिगेशंस थे उस वक्त पुलिस के ऊपर, जो नेक्सस था जौहर में, तो आज भी वही काम हो रहा है। तो आज भी हम आवाज़ बुलंद करके बैठे हुए हैं। आज कौन सा खामोश है? आज भी डिमांड करें ना फिर। कोई इसको डिमांड हटाओ, करते, उसको हटाओ। कितने हट जाते हैं, कितने हट जाते हैं, हमने तो हटाए। सरकी साहब, आप एसएचओ से शुरू हुए, डीएसपी, एसपी, डीआईजी, कराची पुलिस, फिर आखिर में आपका जाके आईजी सिंध कलीम इमाम साहब तक गया। कलीम इमाम साहब के लिए आपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, उन्होंने एक टीम आप पे रखी, मुकर्रर की, वो लोकेटर लेके आए, उन्होंने आपको वहाँ से गिरफ्तार किया, फिर केसेस बने। तो ये बात ठीक थी आपकी कि एसएचओ से लेकर आईजी तक। देखिए, पुलिस कर भी क्या सकती है? आप मुझे बताएं कि इस वक्त जितने सहाफ़ी बाहर बैठे हैं, जिनका नाम 4 शेड्यूल में, जिनका पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में, जिनके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, क्या कसूर है? देखें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ हमारे पास बोलने की हद तक है, इज़हार राय की आज़ादी। आप मुझे बताएं, जिस चैनल में आप लास्ट थे, क्या ये चीज़ें ट्रेवल नहीं होती?
क्या आप आज़ादाना इज़हार राय की आज़ादी का इस्तेमाल कर रहे थे? क्या आप अपने डोमेन में रहकर उस तरह की रिपोर्टिंग कर पा रहे थे? कतई नहीं। मैं जिस इदारे में बैठा हूँ मुझे पता है कि पॉलिसी मेटर्स क्या होते हैं, इदारती पॉलिसी क्या है। तो भाई जो बोलेगा वो खुमियाजा भुगतेगा। अब कलीम इमाम साहब मुकदमे करें, अमीर शेख साहब करें, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तमाम तर मुकदमा से बरी होके। वो जो मेरा आज मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपको कि आईजी गुलाम नबी मेमन ने मेरा नाम 4th शेड्यूल में डाला था 3 साल कब, दहशत गर्दों की लिस्ट में मुझे GSN मुत्तहिदा महाज और सिंध रेवोल्यूशन आर्मी का कमांडर कराची का करके दहशत गर्दों की लिस्ट में जाता 4th शेड्यूल में। मेरे असले के लाइसेंस कैंसिल, मेरा पासपोर्ट ब्लॉक, मेरा NIC ब्लॉक, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस ब्लॉक, मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज, यानी मेरी मूवमेंट, यानी अगर मैं आपके पास यहाँ क्लिफ्टन में बैठा हूँ स्टूडियो में और जौहर से आया हूँ तो मैं शारा फैसल थाने पे एंट्री करा के आऊँगा आपके पास कि मैं 3 घंटे के लिए आउट ऑफ एरिया जा रहा हूँ। तो इतनी सेंक्शंस आपके ऊपर लगी थी, इसी सिंधी ऑफिसर ने लगाई थी। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ बेगुनाह बन के, 4th शेड्यूल भी ख़त्म हुआ, मैंने कोई अपील नहीं की किसी को। आज मैं आपके सामने इनोसेंट सिटीज़न के तौर पे बैठा हूँ और मैं विन विन पोजीशन में बैठा हूँ। आज कलीम इमाम सिंध में नहीं है, आज अमीर शेख इबरत का निशान है आपका बंदा, आपका दोस्त, उसको पोस्टिंग नहीं मिलती। आज मुश्ताक अच्छी सर जगह की पे ओम्बड्समैन है, आज अच्छी जगह आज पे, इबरत का मुश्ताक सर निशान नहीं की कह सकते आप। एक बड़े चैनल में एंकर पर्सन है। देखें, उरूज को जवाल आता है, फिर जवाल से उरूज एक बड़ी जर्नी होती है, बड़ी कठिन होती है सर्वाइवल आपका। आज मैं बैठा हूँ, आज मेरे फॉलोअर्स सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं है, मैं कहीं रोड पे खड़ा हो जाता हूँ सड़क पे तो हज़ारों लोग खड़े हो जाते हैं। आज मुश्ताक सर को अगर असेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं विन विन पोजीशन में हूँ। तो मेरा ज़मीर मुतमिन है भाई मंसूर भाई, अगरचे मैं गलत होता तो आज मैं जेल में सड़ता रहता। चेक बाउंस के केसेस में 6 साल से लोग अंदर नजर रहे, मेरे ऊपर ATA के मुकदमे थे। तो जाहिर है जजेस को अच्छा उसकी ब्लेसिंग्स क्या हुई मेरे ऊपर कि जितने मेरे ऊपर मुकदमे बने या 10 माह तक मैं जेल में रहा, जज साहिबान से मेरी अच्छी दोस्ती बन गई, सबसे तलका सबसे ज़बरदस्त दोस्ती बन गई। इधर खराब किया उधर जोड़ हाँ, लिए। वो नेचुरल थे ना। यकीन करें मैं आज रिवील कर रहा हूँ कि एक दिन मैं सिटी कोर्ट में किसी कॉरिडोर में घूम रहा था, 11 बज रहे थे दिन के, हथकड़ियाँ तो होती नहीं थी, मेरे B क्लास था मुझे। तो किसी जज साहब ने देख लिया CCTV में, आपके भी जज साहब दोस्त हैं, अब वो प्रमोट हो चुके, वो ज़बरदस्त दबंग यारों के यार जज हैं। तो उन्होंने देख के रीडर को कहा कि ये मुश्ताक सर की घूम रहा है कॉरिडोर में, 11 बजे इसको बुलाओ। मैं गया अंदर, बोले क्या कर रहे हो इधर? मैंने कहा सर मैं वेट कर रहा हूँ, गाड़ी नहीं आई। बोले कहाँ है गाड़ी आपकी? मैंने कहा वो लकी स्टार पे बन रही है। बोले बच्चों को नहीं लेने जाओगे स्कूल से? मैं जेल में था, ये मैं बड़ा रिवील कर रहा हूँ आपके साथ। ये सिर्फ शर्जील मेमन के लिए कहते हैं, घर जाता था शाहरुख जब घर जाता था तो मुझे जज साहब ने अपने स्कार्ट के साथ भेजा, बोले जाओ बच्चों को स्कूल से ले लो, ऐसे नहीं वो मायूस और उदास हो जाए। तो ये हमारी PR लेवल थी जब जेल में थे। तो मेरे भाई जब आप बुरा सोच के कुछ करते हैं ना तो अच्छा ही हो जाती है। आज भी मैं आपको व्हाट्सअप दिखा रहा हूँ, 2 जज साहिबान की साहिबजादियों की शादियाँ, एक के बेटे की, तो मुझे एक इनवाइट आया है, मैं उनका अभी भी मुलजिम हूँ एक जज का। तो अच्छा मुश्ताक साहब, इस 10-15 सालों में हम ये देखते हैं आप सहाफ़ी से सोशल एक्टिविस्ट, फिर कॉम्प्रेस बन जाते हैं। हमारे एक दोस्त ने बहुत बड़ा जुमला कहा है, शायरी की है, सिंध वॾो वापारा को करे तो ॾिसे, को करे तो ॾिसे। मां तो कंप्लीट क्या। हाँ हाँ, तो सिंध वॾो वापार वाला कार्ड, सिंध कार्ड आपने भी इस्तेमाल किया, कितना फ़ायदा लिया इससे? देखिए मुझे नुकसान नहीं हुआ है। 2019 इरशाद रांझानी के धरने से कबल आप मेरे फेसबुक वाल पे जाएं, मुझे 4 पुलिस के गनमैन थे, मुझे रीवो गाड़ियाँ थी, मेरे पास पैसा था, मैं डिनर होस्ट करता था बड़े होटलों में, तमाम ये एलीट कोर जो पॉलिटिकल और पुलिस की आती थी मेरे पास। तो ये तो मैंने घाटे का सौदा किया। अब सिंध वॾो वापार को करे तो ॾिसे, अगर इस लाइन पे हम चलें तो करें ना व्यापार, क्यों नहीं करते? आए कॉम्पस रहनुमा बनाए अपना हेडक्वार्टर कराची में, आए धरना दे दें, आए किसी लॉकअप से बंदा छुड़वाएं बेगुनाह, आए किसी रहीम शाह को सज़ा दिलवाएं। तो अगर इतना ही अच्छा बिजनेस है ये सिंध कार्ड, तो किसने रोका है भाई? मोबाइल मार्केट में हज़ारों दुकानें ना मोबाइल की, आप जाएं कल को आप अपनी भी शॉप खोल सकते हैं, किसने रोका आपको? अगरचे इतना अच्छा बिजनेस सराफा बाज़ार में आप जाएं, सिर्फ आपको ज्वेलर्स की दुकानें मिलती हैं ना, वहाँ रोकेगा तो नहीं कोई, मंसूर मुझे नहीं खोले, ज़ाहिर है सूदमंद कारोबार है, तो आप जाएं इन्वेस्ट करें, अपना दुकान खोलें। अगरचे मैंने ये काम किया है सिंध कार्ड से, मैं पहली बात तो भाई
मैं प्राउड सिंधी हूँ। मेरे पास जितने एग्रीव्ड आते हैं पर्सनस मुतासिरीन वो सिंधी होते हैं, उर्दू स्पीकिंग भी होते हैं, पश्तून भी होते हैं। लेकिन चूँकि मैं सिंध का बेटा हूँ, मेजॉरिटी मेरे पास दोस्तों की, फॉलोअर्स की, व्यूअर्स की वो सिंधी हैं। एक कोई मुतासिर आता है, अगर मैं उसकी बात उठाता हूँ, क्या जाली डोमिसाइल मेरे भाइयों का था क्या, मैंने धरना दिया, या इरशाद रांझानी मेरा कज़न था, वो फिजात कोई मेरा भाई था, तो मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं रहा ना। बात है ज़मीर की और गैरत की। आप मुझे बताएं, मुझे जब ले गए थे बड़े दोस्त खिदमत करने, तो मुझे यही ताने दिए जा रहे थे वहाँ पर कि तू कहाँ से उतरा है, नीचे मार्केट में आ गया, ये सिंध कार्ड खेल रहा है। फ़िलहाल कॉम्प्रेस जमायत का बहुत बड़ा लीडर है, हैदराबाद में रहता है, हैदराबाद में दफ्तर है, फ़िलहाल भी हैदराबाद में, ढमका भी हैदराबाद में। तो तुम कैसे इधर कर सकते हो? क्योंकि इस शहर में मंसूर भाई आपको बताऊँ, मेरा जो अपना तजुर्बा है, उन क्वार्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ या उन पॉलिटिकल एलीट कोर की बात कर रहा हूँ, इस शहर में आपको कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एथनिक प्रोफाइलिंग पर, लसानियत पर, किसी मखसूस ज़ुबान की कोई भी असर रसूख यहाँ काबिल कबूल नहीं है कि भाई मुहाजरे, तो ये एक तासुर जाए दुनिया में कि कराची मुहाजरों के ज़ेर असर इलाका है, नहीं, सिंधियों के ज़ेर असर इलाका है, नहीं। तो यहाँ पर एक डाइवर्सिटी को वो फ़रोग देना चाहते हैं। जो भी डिसीशन मेकर्स हैं वो चाहते हैं कि गुलदस्ता सजाओ, जहाँ पर तमाम इकाइयाँ ज़बरदस्त तरीके से काम करें, अमन अमान बहाल रखें, सूबे की तरक्की के लिए आगे बढ़ें। हाँ, बाकी दादू हो, जैकबाबाद भाई जखरानियों का है, MNA वहाँ जखरानी है। इसी तरह लाड़काना आपका पीपल्स पार्टी का गढ़ है, खैरपुर आपका सैयदों का है, खल का है, वसानों का, इसी तरह वो भी अलग अलग चेहरे वहाँ पर हैं। लेकिन कराची में ये कहते हैं कि कराची को हमने दुनिया में ये तारुफ रखना है इसका कि भाई ये एक ज़बरदस्त गुलदस्ता है जहाँ पर हर मज़हब, ज़ुबान, रंग व नस्ल बिला तफरीक़े अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकते, अपना फ्यूचर बना सकते। हाँ, आपने देखा सितंबर 2013 से जो ऑनवर्ड ऑपरेशन जारी है, क्या था यहाँ पर? अस्करी कुव्वतें थी, मिलिटेंट विंग्स थे यहाँ पर पॉलिटिकल फ्लैग के तले। आपने देखा कितनी खून रेजी होती थी यहाँ पर, कितना कत्ल गारत होता था। रिपोर्ट यहाँ पर आप देखते थे 144 भी मैंने तो डेड बॉडीज़ रिपोर्ट की हैं CNTV न्यूज़ में जब मैं था। तो इसको रोकने में बड़ी काविशें हैं, बड़ी जदोजहद है, बड़ी शहादतें फोर्सेस की। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई मेरे ऊपर स्टैम्प लगे। हाँ, ये अलग बात है, जब मुझे रिलीज़ कर रहे थे तो मुझे कहा कि आइंदा आप ये चीज़ें ना करें। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैंने कहा मेरी भी एक शर्त है, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब आप अक़ूबत में होते हैं, जब आप अंडर प्रेशर और अंडर टॉर्चर होते हैं, वहाँ आप कोई कंडीशन नहीं दे सकते। आप बोलते हैं हाथ जोड़ के कि मुझे जाने दें। मैंने कहा सर जाने तो दे रहे, मुझे बिठाएं। मेरे ऊपर ये आपकी पाबंदियाँ आए दें, मैं कबूल करता हूँ, लेकिन मेरी भी चंद गुजारिशात हैं, शराइत नहीं बोला क्योंकि अल्लाह दत्ता पीछे खड़ा था मेरे। तो मैंने कहा मेरी भी चंद गुजारिशात हैं। अल्लाह दत्ता तो माजी में आपका दोस्त रहा है। अब भी है दोस्त, थोड़ा प्यार से मारता है, ज़ोर से नहीं मारता। तो मैंने कहा मेरी भी चंद गुजारिशात हैं कि अगरचे फैक्ट्री एरिया में, इंडस्ट्रियल जोन में सिंधी की भर्ती बंद का बोर्ड आवे जा रहा, तो आप रिमूव कराएंगे या मैं जाऊँ? बोले ये आपका शिकवा ख़त्म होगा। मैंने कहा अगर किसी थाने में बेगुनाह सिंधी को डकैत करके 2-4 मुकदमे डाल के हाफ फ्राई करके अंदर डाला जाएगा, मैं इस पर कि वो बात करता है लेस फॉर्चुनेट की, तो ये आप रोकेंगे? मैं जाऊँगा? बोले हम रोकेंगे। मैंने कहा अगरचे कोई किसी इलाके में चौधरी, गुंडा, कोई पश्तून, कोई उर्दू स्पीकिंग, कोई सराइकी, कोई गिलगिती, कोई कश्मीरी, कोई भी किसी मज़लूम सिंधी के ऊपर जुल्म ढाएगा, कब्ज़ा करेगा, उसको तज़लील का निशाना बनाएगा, तो आप रोकेंगे या मैं जाऊँ? बोले हम रोकेंगे। मैंने कहा ठीक है, ये तय है हमारा मुआहदा। जिस दिन ये वायलेशन हुई और किसी का कोई पुरसान हाल नहीं हुआ तो मैं बवजह मजबूरी आ जाऊँगा। तो आप देखें, अब हालिया मिसाल दे रहा हूँ कि जमा इस्लामी ने एहतजाज के नाम पर कराची प्रेस क्लब पर सिंध की अजरक की तज़दीक की। मैंने 15 दिन तक गुजारिशात की, मुतालबात की, अपीलें की, ऑन दी रिकॉर्ड की, फेसबुक पे लाइव आके की, डेली पोस्ट रख के की कि भाई उनसे कहें कि ये जो नफ़रत को फ़रोग दे रहे हैं ये रुक नहीं सकेगा मामला। सिंधी अजरक को अपनी शान और इज़्ज़त समझते हैं। हम अपनी बेटी बहनों को शादियों में अजरक पहना के रुखसत करते हैं दुआओं के साथ। हम अपने जनाज़ों में अजरक डालते हैं और फ़ख्रिया अंदाज में डालते हैं कि नहीं, शादी, गमी, मेहमान नवाजी, यानी तोहफे, एक तहवीज़, सब दुनिया में में ये एक इस्तेमाल होने ज़बरदस्त वाला। शनाख्त है अजरक की।
और अजरक के कपड़े का टुकड़ा नहीं है 1 मीटर का। तो हमने तो कहा है कि इसको देखें, संजीदा लें। ये एक हो गई है मिस्टेक, शऊरी हुई या लाशऊरी, इस पे नहीं जाते हम, हुई जिस तरह भी। मुन्नम जफ़र जैसा बंदा, मंजा हुआ सियासतदान, अमीर एक जमायत का कराची का, उसकी मौजूदगी में हुई है। होना तो ये चाहिए था कि हमारे मुतालबे को मनोहन तस्लीम करके गैर मशरू तौर पे एक वीडियो बयान जारी किया जाता अजरक पहन के कि भाई लाशोर तौर पे अगर हुआ है। अजहर कैंपेन की उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी तो की थी, कोई नहीं की, वो भी देखें, वो शरंगेजी वाली है। आप दोबारा सुनें। कल मुझे प्रेस क्लब कराची से एक ज़बरदस्त सहाफ़ी ने कॉल की कि भाई एमपी साहब आए यहाँ पर और वो कह रहे हैं कि सरकी को मना करें कि हमारे ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल वापस लें। हमने तो वीडियो जारी की। मैंने कहा भाई जिसके आप सिफारिश करें उसको बिठाएं और दोबारा उसके साथ वो वीडियो सुने। उसमें कहा जा रहा है कि हमने तो कोई तज़ीक नहीं की अजरक की। अजरक की तज़ीक तो सिंधी करते हैं, जूते बनाते हैं, मोज़े बनाते हैं, गधों के सर पर ही अजरक बांधते हैं, धोती बनाते हैं। आप मुझे बताएं मंसूर भाई, आप सिंधी हैं, कभी आपने जूते बनाए अजरक के? सिंधी सोच भी नहीं सकता। ये एआई जनरेटेड ये शरंगेजी की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तस्वीर बना के वो वायरल की जा रही है और एक नरेटिव और बयानिया बनाया जा रहा है कि नहीं सिंधी लोग करते हैं। तो भाई हाफिज कोई नईम भी साहब ने या उनके किसी सीनियर ने आपसे रब्ता किया? मुझसे रब्ता कोई नहीं किया। और हमने तो देखें, हमारा जमहूरी हक है, हमने हुर्मत अजरक की बहाली के लिए एक 18 जनवरी को एहतजाज की कॉल दी है, नुमाइश चौरंगी से दाऊद यूनिवर्सिटी तक। अब दाऊद यूनिवर्सिटी के करीब कोई भी दफ्तर हमें नहीं पता, उनका दफ्तर है, फिर क्लेश तो होना है। आप तो क्लेश की तरफ जा रहे हैं। नहीं, हम क्लेश की तरफ नहीं जा रहे। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं कि तो प्रेस क्लब पे हमें एहतजाज आपके इस अमल से प्रेस क्लब भी नहीं कर सकते हैं ना आप। हमें आपके इस अमल से, हमें आपकी इस नफ़रत से, हमें नफ़रत है। जो अजरक से नफ़रत करता है हमें उसकी नस्लों से नफ़रत है। ये पैगाम लेके मैं जा रहा हूँ, सरेआम जा रहा हूँ। अब उन क्वार्टर्स का ज़िम्मा बनता है, उन अथॉरिटीज़ का ज़िम्मा बनता है, सरकार का ज़िम्मा बनता है कि इसको रोकने के लिए वो आगे आए। सिंपल मुतालबा है ना, मुझसे माफ़ी क्यों मांगे या मंसूर मोगे से क्यों मांगे? हम 7 करोड़ सिंधी कस्टोडियन है उस अजरक के। आपके पास जमा इस्लामी में हज़ारों सिंधी बैठे हुए हैं, मंजे हुए बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, यूथ बैठी हुई है आपके पास। तो मुझे तो उनकी मुजरमाना खामोशी पे बड़ा वो सरप्राइज़ हो रहा हूँ कि वो क्यों खामोश है। सिंपल मुतालबा करें, वो वीडियो सुने, आप हाफिज़ नईम की वीडियो सुने, वो और शरंगेज़ी को वो उसको उसके ईमा पर और चीज़ें हो रही हैं। आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाए, अजरक की बतदरी जो है वो तज़ीक की जा रही है वहाँ पर, कोई उनको रोकने वाला नहीं। कोई तो रोकेगा। अब मैं प्रेस क्लब पे क्यों करूं भाई एहतजाज? मेरी मर्जी है, मेरा फ्रीडम है। मैं जा रहा हूं अपने उस सकाफत से नफरत करने से नफरत का इजहार करने जा रहा हूं मैं। अगर वहाँ क्लेश हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? दमादम मस्कलन होगा, जिम्मेदार जमा इस्लामी होगी। जो क्योंकि मैं तो सियासतदान नहीं हूँ, न मेरी कोई पार्टी है, न मेरे पास गंवाने के लिए कोई मैनिफेस्टो है, न मुझे वोट चाहिए। भाई मेरे पास तो चरी लोग हैं, मस्ताने लोग हैं, दीवाने लोग हैं। मैं तो बोल देता हूँ कि आ जाओ आ जाओ। जियो ने कोई मुझे तो गाली नहीं बकी थी ना, जियो ने को डमी बिठा के सिंधी कौम को तज़ीक का निशाना बनाया था। तो मैंने जियो को भी कहा, मीर शकील रहमान को कहा, मीर इब्राहिम को व्हाट्सअप किया कि आप इरशाद भट्टी के इस तासुब परस्ताना अप्रोच को नोटिस करें और उसको निकालें खबरनाक से। उन्होंने लाइटर मूड में लिया। फिर क्या हुआ? दुनिया ने देखा, भले हमारे पर दहशत का मुकदमा हो। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि अभी भी 18 जनवरी में बहुत बड़ा वक्त है। मंसूर नामे के ज़रिए मैं हाफिज़ नईम रहमान साहब मेरे लिए इंतहाई इस वक्त तक काबिल इज़्ज़त हैं। मुन्नम ज़फ़र साहब, इस वक्त आपके फोरम से मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ कि आप मेरे बड़े हैं, आप हामी भरें कि आपसे, आपके कारकुनान से, कुछ जज्बाती कारकुनान से ये अमल हुआ है। आप इस पे वीडियो जारी करें कि भाई हम सिंधी कौम से दिल आज़ारी पर माफ़ी चाहते, मदद ख्वाएँ, और हमें अजरक इतना ही अजीज़ है जितना सिंधियों का है, और हम अजरक के मालिक हैं। इससे क्या कोई कमी हो जाएगी उनकी कद बुत में? या कोई कमी नहीं होगी। तो बस सिंपल सिंगल लाइन मुतालबा बढ़ जाएगी उनकी। तो अगर ये नहीं करते मंसूर भाई, फिर ये मैंने मौदबाना गुजारिश की, उसके बाद प्लान भी बता रहा हूँ आपको कि सिंध में कहीं भी जमा इस्लामी सुकून से कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेगी। हमने इतना शऊर बेदार कर रखा है। पूरे सिंध भर में सिर्फ एहतजाज पूरे होंगे? सिंध भर में। उसको 16 तारीख को जो सखर में जलसा करने जा रहे हैं ना, मेरे पास मेरे हम ख्याल 10 दोस्त होंगे। कोई रानीपुल टूल प्लाजा पे कोई जूता दिखाएगा, कोई अंडा फेंकेगा, इतनी जुर्रत हम रखते हैं पूरे सिंध में। कोई सखर जलसे में जाके बैनर तो लगाएगा, काटा का ज़रब की निशान दे के हाफिज़ नईम को बोलेगा गुस्ताख अजरक है तू।
तो अगर ये सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे बताएं कि ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इतने लोग तो पागल हैं ना, बकौल आपके कि मैं शरपसंद हूँ, बकौल आपके मैं सिंध का बिजनेस करता हूँ, कार्ड खेलता हूँ, तो फिर मैं खेलूँगा, अच्छे काज के लिए खेलूँगा। और हमारे पास लोग हैं, हमने प्रूव किया हुआ है। हमने कराची में जो धरना दिया है वो हमारा कामयाब धरना रहा है। हमने कराची में जो डिमांड रखी वो हमने पूरी करवाई है। तो ये मेरा नहीं है, ये मेरा बेबी नहीं है। लेकिन जब आप सब खामोश रहेंगे तो फिर कोई तो एक निकलता है ना बात। अच्छा, इस मामले पे, अजहर के मामले पे दीगर जो कॉम्पर्स जमातें हैं, किसी ने आपसे रब्ता किया सर या मुझसे किसी ने नहीं किया। मैंने अभी एक टीम तश्कील दी है अपने दोस्तों की, जिसमें ज़मीर मशहूरी साहब हैं, टीम मुश्ताक तरीके के, आबिद चाचर साहब हैं, वज़ीर दीनारी हैं, मकसूद डोमकी साहब हैं, यूनुस लाशारी हैं, ज़फ़र पीरदाद, उन पर मैंने एक कमेटी तश्कील। फिर हमारे सीनियर जो मेंटोर्स हैं, अदीब, शायर, दानिश, उनसे मैंने मुशावरत की। हम बात करेंगे, सबसे मुज़ाकरात करेंगे, अपील करेंगे, दावत देंगे। दावत देनी तो नहीं चाहिए क्योंकि अजर मेरा नहीं है, वारिस सब हैं उसके। अब हमने एक मोमेंटम बनाया हुआ है और आपको देखें, मैं बातें नहीं करता, मैं अमल करता हूँ। मैंने सरेआम रखा है कि 18 तारीख दोपहर 3 बजे इतवार के रोज़ हम नुमाइश औरंगी पहुँचेंगे। अब हमारा रास्ता रोका जाए या दमादम मस्त कलंदर किया जाए तो हम पहुँचेंगे। कम से कम हम ये तो बताएंगे कि आपके इस अमल से हम इत्तेफाक नहीं करते, आपके इस नफ़रत आमेज़ अप्रोच को हम अपोज करने आए। अगर आपको एक फ़र्द हाफिज़ नईम की हुर्मत अजीज़ है तो मुझे तो अजरक की उससे ज़्यादा अजीज़ है ना। आपका वो डोमेन है, मेरा ये डोमेन है। अब उधर कुछ होता है, कोई रुकावट आती है तो ज़ाहिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो इल्ज़ाम तो पहले भी हम पर है ना। हम तो पुरअमन थे इरशाद रांझानी के धरने में, फिर भी नदीम रज़वी जैसे बंदे ने वीडियो बनाई। सम्मा पे आप थे, जियो पे आपने देखा स्क्रीन, हमें दहशतगर्द बनाएगा। हालांकि वो पूरी रोड रवां दवा थी, वहाँ वीवीआईपी मूवमेंट हमने जाने दी, शार फैसल खुला हुआ था, तहजीब के दायरे में हमने एहतजाज किया। तो इस सब भी, और मैं आपके इस मंसूरनामे प्लेटफार्म से, इस पॉडकास्ट से मैं बता रहा हूँ कि मुश्ताक सर की टीम में कोई भी गधा नहीं होगा जिसके हम गर्दन में वो हाफिज़ नईम या मुन्नम ज़फ़र की तस्वीर टांगे। तहजीब के दायरे में होगा, न कोई गालम गलोच होगी, न तू तड़ाक से स्पीच होगी। हम अपनी शान ऊंची रख के दुनिया को बताएंगे कि सिंधी कौम सिविलाइज्ड है। हम तहजीब के दायरे में रह के अपना डिसएग्रीमेंट शो करेंगे। अच्छा मुश्ताक साहब, इन बातों के दौरान आप इस तरफ आ गए तो मेरा सवाल वहीं के वहीं अधूरा रह गया कि जो सिंध कार्ड आपने इस्तेमाल किया, आपने कहा मुझे नुकसान हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी आ गई है, गाड़ियाँ आ गई हैं, सैर टहर चल रहे हैं और शशकारे लश्कारे बहुत देख रहे हैं, तो ये फिर कहाँ से आ रहा है? भाईजान आपने सिर्फ शशकारे लश्कारे देखे ना, तो जब इतनी इंस्पिरेशन है तो आप आएँ, टीम मंसूर मुगेरी बनाएं, उतने मैदान में लग पता जाएगा। ये देखें, ग्लैमर सिर्फ दिखने की हद तक है, इसके पीछे बड़ी कहानियाँ हैं, दर्द हैं, अजियतें, अकूबतें। मैंने अभी कोट किया, अल्लाह देता भाई का भी जिक्र किया, थानों का भी जिक्र किया, जेल का भी जिक्र किया, हमलों का भी जिक्र किया। देखें, रिस्क टेकिंग में नफ़ा नुकसान होता है। ये कराची ज़बरदस्त शहर है जो पूरे मुल्क को चलाता है। यहाँ पर रीवो गिफ्ट करना, रेंज रोवर गिफ्ट करना, कोई 5-7 करोड़ पे देना आपके मेरे लिए बड़ी बात होगी। जो लोग देते हैं, जिनके छोटे छोटे काम होते हैं, कभी सिस्टम में काम होता है, कभी थाने में होता है, कभी चेक बाउंस में होता है, कभी FI साइबर में होता है, कभी बैंकिंग सर्किल में होता है, कभी SBCA में होता है, कभी वाटर बोर्ड में कनेक्शन। आपको पता है एक जो NOC मिलती है आपके सिर्फ लाइन की, हाइड्रेंट की, कितने की है पता है? बता दें आप। मैं बता रहा हूँ आपको, 25 करोड़ की है वो। अगर रात को एक हाइड्रेंट की NOC 25 करोड़ की है? यानी NOC इलीगल, लीगल नहीं, लीगल नहीं। वो वर्बली साफ बोल देता है यार ये मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, इमाम बार के लिए पानी लेंगे यहाँ से तो 25 करोड़ है। उसके लिए मदरसे, इमाम बारगाह या मस्जिद एग्जम्पशन से उनके लिए वो ओके। निस्बतन गोशा नरम होता है। अरे यार मस्जिद है, अब मस्जिद में कोई 50 टैंकर डेली थोड़ी जाते हैं ना। फिर जहाँ पर वो कनेक्शन होता है इलीगल तो उधर कोई खड़ा होता है चौकीदारी के लिए, तो ये एक जवाज़ बनाया जाता है। अब मुझे बताएं, 25 करोड़ आपकी अथॉरिटी लेती है, उसमें 5-7 करोड़ तो मेरा या आपका हक बनेगा ना, जो बीच में होंगे। तो ये ज़बरदस्त काम है। अब जिसको समझ में आए, जिसको समझ में आए, जो करवा सके सके और करवाएगा वो। देखें,
सिंध का बिजनेस मैंने नहीं किया, मैंने सिंध के इश्यूज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, न मेरी अथॉरिटी। अब मुझसे पीपल्स पार्टी क्यों डरेगी? मुझसे जमा इस्लामी, एमकेएम या एएनपी, कोई भी पीटीआई क्यों डरेगी भाई? मैंने क्या किया है? या मैंने क्या सिंध का सौदा किया है? जब आप मुझे न लीडर मानते हो, न मेरी कोई पार्टी है, न मेरा कोई धंधा है ऐसा, तो मैं कैसे सिंध फ़रोख्त कर सकता हूँ या इसका बिज़नेस कैसे कर सकता हूँ? हाँ, ये इल्ज़ाम है कि भाई डेड बॉडीज़ पे सियासत करता हूँ, लाशों को फ़रोख्त करता हूँ, तो मुझे एक कोई मिसाल दें कि जिस केस में मैं पीछे हटूँ और हमने रिजल्ट ना लिया। ये सब आपने महज सिस्टम इल्ज़ाम। का जिक्र किया तो यहाँ पर जो सिस्टम है उसका बड़ा चर्चा है। कौन कौन से सिस्टम हैं जिनके बारे में आपको अच्छी खासी आगाही और हमारे नाज़रीन को बताएंगे? सर मैं तो आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ रखता हूँ सेव करके, मैं देखता हूँ कि आपके पास तो बड़ी ऑथेंटिक मैं तो सिविल इन्फॉर्मेशन होती सर्वेंट्स है। के बारे में बताता हूँ, आप पुलिस के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं, वो बताएं ना। सर देखिए, पुलिस भी पार्ट ऑफ सिस्टम, और मेरा जो अपना क्राइम रिपोर्टिंग का तजुर्बा है उसमें हमने थाने बिकते देखे, डमी चेहरे लगते देखे, बिहाइंड द वॉल लोगों को ऑपरेट करते हुए देखा है मामलात को। तो एक अगर हम थाने की बात करें कराची की, मैंने पहले भी की है, अगर इस पे डिनाइल भी आता है यार, सिर्फ एक थाना है कराची का, मैं सिंपल मिसाल दे रहा हूँ, एक GLI गाड़ी है, कार है, उसमें सिर्फ छालियाँ जो आती है ना नीचे दब के, एक वो कार 2 चक्कर लगाती है एक थाने की क्रॉसिंग के लिए, वो 14 लाख रुपए हफ्ता देती है। थाने का नाम बताएंगे? मैं सिंपल दे रहा हूँ मिसाल, चलो मैं बता देता हूँ, चलो सिंपल बता रहा हूँ। आप हब चौकी से इन होंगे, मौजको थाना है, सईदाबाद है। आप यहाँ से एग्ज़िट होंगे, स्टील टाउन थाना है। ये मैं एग्ज़िट एंट्रीज बता रहा हूँ। गड्डाप सिटी है, गड्डाप सिटी पे एक SHO बैठा है, बड़ा बासर है, उसका भाई भी बड़ा अच्छी पोस्ट पे बैठा है, सेक्रेटरी लेवल पे। तो आपको पता है रेती बजरी की उस पर पाबंदी है, आप जाएं 150-200 डंपर डेली वो होते हैं उधर से। SHO थाने पे नहीं मिलेगा आपको। डेली की बीट SHO की, मैं डर डर के बता रहा हूँ, कोई 35 लाख रुपए डेली वो कैश लेता है। एक SHO की भी एक डेली की? SHO गड्डाप सिटी मुझे साइबर क्राइम का नोटिस कराई, आपके फोरम से सरेआम चैलेंज कर रहा हूँ, ये मैं डर डर के बता रहा हूँ। हमारे पास लोग आते हैं ना, आपके पास भी आएंगे कि भाई मुझे काम करना है, फिलहाल कर रहा है, वो कर रहा है, मुझे भी कराए। तो मैंने कहा यार हम ये नहीं बोल सकते क्योंकि सिस्टम का काम है। मैंने एक साहब को अप्रोच की, पैसे तो बुरे नहीं लगते ना, मैंने कहा साईं वो हमारे दोस्त ने, पठान दोस्त ने, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी और थाने के हदूद में करें, तो इस थाने में। तो उस मेरा अच्छा दोस्त है, बड़ा ज़बरदस्त अथॉरिटी भी है, ताकत भी है उसकी, पुलिस अफसर है? बहुत बहुत ताकतवर पुलिस अफसर है, बहुत ताकतवर, इतना ताकतवर है कि उसको धरनों ने भी कुछ नहीं किया। तो मुझे कह रहा है यार वो जो वो SHO है ना, मेरे कहने में नहीं है। मैं कहता हूँ अब ये मेरे से ना करें, काम ना करें, आपके कहने में सब कुछ। बोल नहीं, वहाँ जो काम हो रहा है ना, वो उस सिस्टम से उस सिस्टम, बड़े सिस्टम, फिर बड़े से, वो इंटरकनेक्ट है, यानी मेरे पर कटे हुए। हाँ, अगर वहाँ आपका है सिस्टम तो 2-4 डंपर इनको बोले उधर ही इनलिस्टेड हो जाएंगे। तो मैंने कहा सही, मैंने तौबा की। बाद में पता चला वाकई वो SHO इतना बड़ा ताकतवर है, यानी वो लॉ एंड ऑर्डर को देखता ही नहीं है। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप अपना ये कैमरा लें मेरे साथ, मैं जाके स्पॉटिंग करता हूँ आपके साथ, और देखें किसी का बाप भी वो नहीं रोक सकता। वहाँ से जो भी ये रेती बजरी उठती है डेली। अच्छा मुश्ताक भाई, आप बता रहे हैं रेती बजरी पे, मंशियात पे इतने लाख मिलते हैं, इतने डेली की कमाई है, आपके सामने पैसे देते हैं कि आपको फिगर याद है? हाँ बिल्कुल भाई, आपके पास आते ना लोग। देखें, मंसूर का काम चल रहा है, मुश्ताक का नहीं चल रहा, चल दोनों का रहा था, मेरा बंद हो गया। अब मैं आपको जानता हूँ ना, मुझे तरीका है, वारदात पता है, तो लोग इन्फॉर्मेशन कैसे लाते, यानी मुझे नहीं छोड़ेंगे ना, जहाँ पर वो ज़मीन है मेरी एक्सेस नहीं है, मैं फेमिलर फेस हूँ, आप भी फेमिलर हैं। तो वो जो डंपर वाला ड्राइवर है वो जाएगा अंदर, वो वीडियो भी बनाएगा, पैसों की बनाएगा, इनको तो तस्वर में नहीं है वो सारी। जब आप एक का धंधा बंद करेंगे, ये इतना गंदा धंधा है कि जब आप ब्लेस्ड रहते हैं ना, नेमतों से माला माल, तो खुश रहते हैं। जब आपका दाना पानी बंद होगा तो आप ब्लास्ट होते, लाते हैं चीज़ें। मेरे पास आते हैं लोग, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आते हैं लोग लेकर कि देखें ये, मैं बोलता हूँ भाई किसी और का चल रहा है काम, हाँ चल रहा है। एक मरहूम सहाफ़ी, अभी नौजवान,
नाम नहीं लूँगा मैं, अभी मरहूम है, नौजवान बट यंग ब्यूटीफुल लड़का था, एक बहुत बड़े पुलिस अफसर के पास आया था आपके 2 और साफी दोस्तों के साथ। हम बैठे थे, मैं सिर्फ इतना कोट करूँगा कि वहाँ मैं एक सर की बैठा था, मेरा छोटा भाई इसाक सर की बैठा था, फिर एक पुलिस वाला बड़ी रैंक का वो भी सर की था, डीएसपी रैंक का। तो ये 3 साफी घुसे अंदर उस बड़े अफसर के दफ्तर में। तो मुझे कहा कि यार 2-2 सर की बैठे, तो एक डीएसपी ने कहा भाई 3 बैठे, मैं भी सर की हूँ। तो हाँ भाई बड़े बड़ा काम होगा। मैंने कहा नहीं यार, हम तो वैसे आए पॉजिटिव मीटिंग के लिए, चाय पी के निकल जाएंगे। बोले नहीं, हम बड़े काम के लिए। तो चैम्बर में गए, इन्होंने 20 मिनट लिए, कोई बातचीत नहीं बनी या हुआ। इतनी आवाज़ आ रही थी बाहर कि नहीं सर आपने करना है, उनका हो रहा है, ये भी करना है आपने को। तो बहरहाल बात नहीं बनी, वो चले गए। सर अब मुझे तो पुलिस तक का पता है ना, आपके तो साफ ही ठेके ले रहे वर्क्स एंड सर्विसेज से, यानी आप उनको छोड़े। एक साहब ये जिसका कॉन्टीजेंसी होता है ना, ऑर्डर 35,000 रुपये डेली वेज वाला जो ऑर्डर, उसके घर के नाम पर 15 तनख्वाहें जाती हैं सिंध बैंक से। दूँ आपको भी, अभी व्हाट्सअप करो। 35,000 पर हेड मल्टीप्लाई बाय 15, एक मिनिस्ट्री से उसके घर में इतने पैसे जाते हैं और फेयर ट्रांजैक्शन है। ये तो हकीकत है, ठीक है, ये हकीकत है कि आजकल ये हुआ है कि जितने अच्छे रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी थे उनको यहाँ तक ख़रीदा गया है कि वो किसी वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल नहीं करते, सीएम की सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल नहीं करता। हालांकि सहाफ़ी का काम क्या है, सवाल करना, उसकी कीमत तो इनको मिल रही है। लेकिन मैं क्राइम रिपोर्टर के बारे में सच्ची बात नहीं जानता हूँ। मुझे एक ज़बरदस्त ताकतवर तरीन मिनिस्टर ने कहा कि आप एक सहाफ़ियों की तंजीम बनाएं, हमारे पास 1 करोड़ रुपये किसी और को जाता है, वो हमने भी रोक लिया है, वो हमें अभी किसी न किसी को देना है। मैंने कहा था मुझे 1 करोड़ से ज़्यादा मिलता है। तो उसने कहा कैसे? मैंने कहा मिलोगे तो बताऊंगा। यकीन करें क्यूरियोसिटी उसकी बढ़ गई, बोले कैसे मिलता है? मैंने कहा मैं आता हूँ। तो कराची, ऐसे तो नहीं कहा मुझे कम मिल रहा है तुम्हें, ऐसे नहीं, कराची सीएम हाउस के साथ एक होटल है, बहुत बड़ा लेविश होटल है, बहुत बड़ा। वहाँ कॉफ़ी पर बैठे, मैंने उसको सिर्फ एक सबूत देखा। मैं कहा ये पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा ताकतवर बंदा है, देखो मुझे पैसे देता है। बोले किस चीज़ के देता है? मैंने मुझे कहता है कि यार इस हदूद में आप ना आओ, ये आप पैसे ले लो, कभी नहीं आओ। मैंने कहा घाटे का सौदा तो नहीं है, अब मैं तंजीम बनाऊँ और मैं आपकी डायरेक्शन पे चलूँ तो मुझे घाटे का सौदा है। तो बाद में उन्होंने दूसरी तंजीम बनाई, बहुत अच्छे चेहरे लेकर आए और आपके इलम में होगा एक बड़ा फोरम बना है, वो 1 करोड़ एलोकेट उनके लिए किया गया। तो इस तरह ब्राइब हो रही है, पार्लियामानी रिपोर्टर को 1 करोड़ दे रहे, अब वो 1 करोड़ दफ्तर भी असम्बली में। देखें कोई तो बोलेगा ना 1 करोड़ कहाँ जाएगा, ज़ाहिर सियासी रिश्वत कहिए या फैसिलिटेशन कहिए। तो मुझे बताएं, जब एक बंदा है, एक सिंधी रिपोर्टर है बेचारा, एक चैनल से निकला, बड़ा देरी ना दोस्त था मालिक का, उसकी अखबार भी उसके नाम पर थी, समझ गया। वो निकला उसने वो एक खबर फीड कराई सिंध में, सिंध वड़ो व्यापार है ना, ये असल बिजनेस कि सिंध कार्ड कैसे सेंटीमेंट से खेला जाता है। उसके लिए बड़ी पोस्टें चली सोशल मीडिया पे, यार इसको तो शर्जील मेमन ने निकलवा दिया, सवाल पूछने पे ज़िया लंजार से पूछा बिजरानी गोट का मामला, तो उस पर इसको फायर किया गया, मालिक को टॉर्चर किया गया। कसम खुदा की 2 दिन गुजरे, शर्जील इनाम साहब की बर्थडे थी, तो सबसे पहले वो घसीट के अपने आप को ला रहा था केक काटने के लिए। फ़ोटो में उसका चेहरा देखें, वही रिपोर्टर इतनी कोशिश कराए लोगों को धक्के देके कि मैं फ़ोटो में आऊँ शर्जील साहब के साथ केक काटने में। तो ये तो आपकी सहाफ़त है, तो कौन बंदा पूछेगा? आपको पता है उसको ये अखबार का जो डिक्लेरेशन है मैंने लेके दिया था। हाँ, वो भी झूठ डीसी पे था। साहब, हाँ, वो मुझे पता था, वो बिल्कुल पता रफीक था। भुट्टो साहब उसके गवाह हैं। मैं भी गवाह हूँ। वो और मुझे डीसी डीसी साहब ने बताया था, मैंने उसको बड़े चक्कर कटवाए। एक दिन ये चरिया आ गया मेरे पास, मंसूर, बोले इतना बड़ा मामला ही नहीं है, बोले आ जाओ भाई करना है, बोले हाँ करना है। तो वो मालिक को भी बेवकूफ़ बनाया गया था कि आप रेडार पर हो, क्योंकि आपने ताज़ा झगड़ा किया है, आप एक इदारे से अलग हुए, आपके नाम पर ऑब्जेक्शन आने, मैं अपने नाम पे बना रहा हूँ। जब मालिक को फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से पता चला कि यार ये मेरे नाम पे हो सकता है, उसने कहा 1 घंटे में आपके नाम हो सकती है। तो असल गुस्सा ये था। अच्छा मुश्ताक भाई, कॉम्परसी की बात भी हो गई, जर्नलिज्म की बात भी हो गई, पुलिस वालों की काफ़ी बुराइयां हो गई यहाँ पर, कहाँ ठीक है? बुराई की हमने सर? हमने अब डिस्कस दोबारा तो किया ना मुकदमे उसमें। दर्ज करवाओगे और दोबारा अरेस्ट करवाओगे। मैंने तो तारीफ़ की है कि माशाल्लाह पुलिस की कमाई में बरकत है, मैंने ये कहा, मेरा अच्छा, मकसद ये था। एक सवाल रह गया है,
मुझे ज़ाती तौर पर बताया कि जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसमें बहुत सारे लोग पैसे दे के पोस्टिंग लेते हैं, यहाँ फिर असाइनमेंट पोस्टिंग होती है। पुलिस का क्या सिलसिला है, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज ज़्यादा है? देखें सर, पुलिस में अक्सर व बेशतर आपको वही फेसेस लगते हैं एसएचओज। आपने कई कई एसओपी सुनी होंगी कि भाई ये पहले एग्ज़ाम देंगे, फिर वाइवा होगा, फिर रिटर्न टेस्ट होगा, एलिजिबिलिटी के मयार से पूरा उतरने वाले के ऊपर कमेटी बैठेगी, इंटरव्यू करेगी, फिर उसको पोस्टिंग देगी। ये सुना था आपने? अभी भी ये प्रिवेल करता है, ये सिस्टम, ये क्राइटेरिया, ये पूरे जो कॉडल रिक्वायरमेंट है ये फुलफ़िल करेंगे तो आप फील्ड में पोस्टिंग लेने के काबिल होंगे। लेकिन मुझे बताएं, मैं 4 एसएचओ बताता हूँ कराची के, आप सामने बैठे हैं, अगर वो प्रोफार्मा जिसमें 17 सवाल आते हैं, 3 का जवाब देंगे आप, जो मेरी सज़ा नहीं दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। वहाँ क्या होता है कि सुपरिटेंडेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, शीट क्लर्क, दूसरा क्लर्क, वो पहले ही, वो जो आपने सुना था बोर्ड ऑफिस पर्चा आउट हो गया, वो जितने भी ब्लू आइड है ना एसएचओ, तो उनको पहले व्हाट्सअप कर देते हैं, ये होगा वो होगा। फिर वो एसपी और डीआईजी बैठे हैं, वो तो नहीं देखते ना पर्चा, वो गया ऑफिस में, उसने जो पर्चा किया वो गया, उधर से हटा के दूसरा दे दिया। तो वही चेहरे आपके एसएचओ से। आप तस्वीर कर सकते हैं मुगरी साहब कि 14 साल से भी एक एसएचओ बना बैठा है। 92 में आपने सुना था गुलबहार का एसएचओ था, सर्वर कमांडो, सुना होगा? सुना हो। 2025, 26 में नहीं, 2025 में वो एसएचओ बहादुराबाद है। अब 92 से टिल 25 एसपी बन गए उनके रैंक वाले, यानी ना वो प्रोमोट हुआ ना डिमोट हुआ। तो ये क्या है मज़े का खेज आपने डिपार्टमेंट को बनाया हुआ। आपके बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनल लोग हैं यहाँ पर पुलिस में, उनके पास ना पैसा है ना पर्ची है। अच्छा, सिर्फ टेंडर पैसों से नहीं भरा जाता, टेंडर इस तरह ही भरा जाता है कि आप ताकतवर तरीन हैं, हुकूमती शख्सियत, आपके पेट्रोल पंप एक एसएचओ संभालते हैं, आपकी प्रॉपर्टी एसएचओ संभालते हैं, आपका रेंटल जो प्रॉपर्टी है वो संभालते हैं, उसके बदले में आप उसको थाना दिलाते हैं। ये इस तरह भी चल रहा है। 4 एसएचओ तो ऐसे हैं जिनसे मेरा ज़ाती फड्डा हुआ था। जब चीज़ें डिग हुई तो मैंने सोचा इतने ताकतवर कैसे, तो पता चला कि फ़िलहाल साहब का कोई एक डॉक्टर साहब हैं, कोई एक शुगर मिल वाला साहब है, कोई एक शुगर पेशेंट साहब है। तो मुझे तो पता नहीं कौन कौन से साहब हैं जिनके तो भाई हम सुनते थे पहले कमदार होते थे गांव गोठों में सरदारों के, अभी ये इंस्पेक्टर रैंक के वेल एजुकेटेड लोग रखते हैं कमदार अर्बन एरियाज़ में, शहरी इलाकों में। तो जो भी देखो एसएचओ, 3 थाने तो ऐसे हैं आपके कराची के चैलेंज करता हूँ, अभी जाए आप सीसीटीवी निकालें, कोई 3-3 माह से तो एसएचओ अपनी उस कुर्सी पे नहीं बैठता, कुर्सी पे नहीं बैठते, कुर्सी पे नहीं बैठता, वो तो चैम्बर में भी नहीं आता। चलो तो थाना कैसे में कभी चलता है? थाना डमी चलता है, थाना कहीं और से बैठ के चलता है। 2-4 बंगले लिए इन्होंने, एसएचओ ने बंगले लिए हुए? एसएचओ के बंगले, वहाँ पर सारी डील होती है, वहाँ पर बैठते हैं। आप सरप्राइज विजिट करें, चलें 3 थाने में आपको वैसे व्हाट्सअप करता हूँ, आप जाएं, आज के बाद जाएं। इस सूरत में पुलिस का मोरल कहाँ होगा? सर पुलिस का मोरल है ही इसमें ना। ऐसे जो बोलता है मेरी क्या है, मैं जाके थाने पे बैठूंगा, आम साहिल से मिलूंगा, तो फिर तो मैं ताकत और तगड़ा एसएचओ हुआ ही नहीं। आपने आबिद बॉक्सर सुना होगा ना, पंजाब का बहुत चैंपियन ऐसे होता, तो यहाँ तो हर बंदा आबिद बॉक्सर है। मावरा अदालत, मावरा कानून वो लोग उठाता है, मार देता है, ये करता है, वो करता है, रिकवरी करता है, कब्जे कराता है। यानी पुलिस फैसिलिटेशन के अलावा कोई क्राइम कमिट हो ही नहीं सकता कराची में। तो इसी तरह टेंडर क्या होता है, आप आए कि भाई बड़े साहब का बहुत करीबी सहाफ़ी है, ज़्यादातर पोस्टिंग है यहाँ पर सहाफ़ी कराने, 3-4 सहाफ़ी हैं एसएचओ की, बड़े चैनल्स के क्राइम रिपोर्टर हैं। अब क्योंकि ये मैं इस तजुर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ कि मैंने जिसको भी उंगली की है ना, मुझे पता चलता है यार, वो बोलता है यार हम आपस में दोस्त हैं, ये मेरा भाई है। भाई से क्या मुराद है, हम तो आजकल सगे भाई से भी इतने सिंसियर नहीं है तो भाई फिर बाद में पता चलता है कि मैनेज पोस्टिंग कौन करवाता है। एक ताज़ा वक़्वा हुआ था ईस्ट में, कहीं किसी थाने में एक बंदे का मर्डर हो गया। तो मैंने थोड़ा सा टेकअप किया मामला, तो सर वो एसएचओ के ऊपर फिक्स था, बहुत फिक्स था, फिट था केस। हाँ, केस भी फिट था, उसको रिवर्ट भी होना था, हटना भी था, और उसके मुकदमा भी होना था। 11th आवर पे मुझे बड़ी बासर शख्सियत का फ़ोन है, बोले यार इसको माफ़ी मिल सकती है। मैंने कहा वजह, बोले वो आके बैठ गए 2-4 बड़े सहाफ़ी, कहने हमारा बंदा है तो मैंने कहा आपकी मर्ज़ी है भाई। तो इस तरह तो सिस्टम चल रहा है, हेड मोरर से लेकर सिपाही की
ट्रांसफ़र पोस्टिंग तक भी आपके यहाँ पर मेजॉरिटी में जो फ्रंटमैन बने हुए वो साफ़ ही हमारे, वो किसी और दिन बैठेंगे फिर इस पे बात मुश्ताक भी भाई, करेंगे। इससे तो हट के मैं एसएसपी लेवल की बात कर रहा हूँ, डीआईजी लेवल की बात कर रहा हूँ कि सिविल ब्यूरोक्रेसी में जो 18 से डीसी लगते हैं, सर 19 डीसी। एसएसपी हाँ, इस वक्त जो कराची के 4 एसएसपी हैं वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब का कोई बंदा है, बहुत ही बंदा प्यारा है। मैं सिर्फ इतना क्लू दूंगा कि एक अभी सीढ़ियों से उतरते हुए वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उसको झाड़ पिला रहा था बिलावल भुट्टो साहब कोई, वो और शार्ट फॉर्म है उसका, वो दो हिंसों का शार्ट हाँ, फॉर्म से हाँ, मशहूर है, ठीक वो है। है। उसने एडीए एक बीडीए उसने सीडीए मुझे नहीं पता। उसने लियारी में एक अपना अफसर मकामी एक को छोड़े सर, एक अफसर लगाया, उसने लियारी की तबाही कर दी है। सर एक बिलावल की अफसर इतनी छोड़े, बदनामी सर हुई है। एक अफसर छोड़े, अब सीडी है 70 है 80 है मुझे नहीं पता है, इस तरह का हिंसा उनके नाम में जो मशहूर है। सीडी 70 चार एसएसपी उनके लगे हुए थे, उस बंदे के। एक अभी हटा है, वो भी इसलिए हटा है कि मौका चाहिए था। वो बंदा मैनेज करता है पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग, और वो शाह पहले तो एक सफेद का, सीएम हाउस में डीआईजी लेवल का नहीं अफसर नहीं बैठता, वो तो फारूक बशीर साहब, उसने जो कमाना था जो लगाना था वो हो गया, वो फारिग हो गए। ठीक है। जब से मिनिस्ट्री एलोकेट हुई ज़ियाल अंजार साहब नहीं, को, फारूक बशीर साहब का मामला अब कहाँ पहुंचा? वो करवा रहा है, फारूक नहीं बशीर करवा? साहब अभी डीएसपी भी नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि जब तक पोर्टफोलियो सीएम साहब के पास था तो चांदी और सोना था वहाँ पर, मुझे पता है। तो 4 लोगों के तो पैसे भी खा चुके थे, कोई वहाँ पर अफसर बड़े पैसे लेके पोस्टिंग मैंने नहीं हो सकी थी कोरंगी की कुछ शायद, तो वो मुतासर मेरे पास आया था, तो मैंने ऊपर बात की थी, मैंने कहा भाई पोस्टिंग नहीं दे रहे, पैसे तो वापस करो, अपना वो टैक्स वैक्स काट के डिडक्शन के बाद 17% फिर तो वापस कर सकते हो। तो इस तरह बात खुली। तो अब जब से ये पोर्टफोलियो एलोकेट हुआ है ज़ियाल अंजार साहब को, अब ज़ियाल अंजार साहब का मुझे मिजाज पता है, उनके इल्म में हो ना हो मुझे ये नहीं पता, लेकिन इस वक्त भी बिलावल भुट्टो का करीबी जो शख्स है उसके लिए तासुर आम है कि वहाँ जो उस दरगाह पे पहुँचा, पता नहीं कोई एक मिलेनियम माल कहते हैं, उसके इर्द गिर्द कोई रिहाइश है उसकी शख्स की, वहाँ एंट्री भी होती है एनआईसी का नंबर दे के। तो अब अगर हम वहाँ से एनआईसी डेटा निकालें ना, तो अक्सर पुलिस अफसरों की आएगी, विजिटर्स की तो लिस्ट की जो आएगी डिटेल, तो वहाँ से मैंने जो मिलेनियम मॉल के सामने जो है, सामने या पीछे आज या से इर्द बात गिर्द, उसी आप एरिया में मुझे रहते हैं। मरवाएं ना, मैं सिर्फ आपको सहूलतकारी कर रहा हूँ। ठीक है। आप जाएं, वहाँ सिक्योरिटी प्राइवेट है, वहाँ वो विजिटर लॉग होता है रजिस्टर, वहाँ आप जब निकालेंगे सिर्फ 2 महीने का, पहले ना जाए, 2 महीने में आपको ज़्यादातर एसएसपी और डीएसपी के एंट्री मिलेगी। वो वहाँ क्या करने जाते हैं, किसके पास जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ से कुछ चेहरे मुस्कुराते आते हैं, वो सीसीटीवी भी आजकल ई चालान की वजह से ना चेहरे भी विजिबल हो जाते हैं, कुछ मुस्कुरा के निकलते हैं, कुछ मायूस होकर निकलते हैं। तो वो शख्स सिर्फ टेक्स्ट मैसेज करता है। आपका जो साबिक आईजी था, कुरान शरीफ पर हाथ रख के कहे कि उसने कभी अपना एसपी लगाया, चाहते हुए भी नहीं लगाया। वो शरीफ आदमी थे। अब शरीफ और बुज़दिल के एक अलग डेफिनेशन है, वो हम बैठ के बात करेंगे। ये उनसे पूछें कि जितने व्हाट्सएप आपको आते थे आप ओके लिखते थे, न डिसएग्रीमेंट होता था, न कोई डिनाइल होता था, न कोई ऑब्जेक्शन होता था कि नहीं सर ये इसका नहीं, कंडक्शन। आईजी तो नहीं लगाता था ना, लगाने में नहीं, तो सीएम हाउस नोटिस- लगाता था ना। अभी सीएम सर हाउस नहीं, से समरी सुने। कहाँ जाती है? बात सुने, वो गया, मैसेज कहाँ गया, आईजी के पास गया। देखें, आईजी सुपीरियर पोस्ट है वहाँ पर, आई जाके वो बोलता था सर ये नोटिफिकेशन करना है, तो कंसेंट उसका वर्बल होता था, बोले वो कहाँ से आए, भर ठीक है करना है, तो थ्रू प्रॉपर। तो होम मिनिस्टर साहब जो हैं, लंजार साहब भी काफ़ी एक्टिव हैं, तो क्या वो मुखालफत नहीं कर पाते? लंजार साहब के 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं ज़बरदस्त पावरफुल, 1-2 कराची में हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ जोन की नहीं, और 1-2 शायद इंटर सिंध के हैं, वो इनके हैं काबिल एतमाद अफसरान जिनको इन्होंने रखा हुआ है। बाकी तो मेरे ख्याल में जितने भी लोग हैं वो पुराने लगे हुए हैं, और उन्होंने ऐसा कोई गिद्दड़ सिंगी हाथ की हुई है कि उनको हटाना तो दूर की बात, उनके लिए तो वो गौर भी नहीं किया जाता। वो एक खबर चलती है ना, हटाने पर गौर भी मेरे ख्याल में कुफर है उनके लिए। वो ऐसा ज़बरदस्त उन्होंने इक्वेशन और मेंटल अप्रोच रखी हुई है, फिनेंशियल अप्रोच रखी हुई है, फेयर ट्रांजैक्शन होती है, पैसे गिन के दिए जाते हैं, ऑन टाइम दिए जाते हैं, पहली तारीख से दूसरी नहीं होती मंसूर भाई, बैंकिंग आवर्स में ट्रांजैक्शन होती है हर महीने की। तो इस तरह का अगर हो ऑफिसर तो किसको बुरा लगता है? मुश्ताक भाई ये बताएं,
पुलिस हेड के बाद आते हैं हम अपने जर्नलिज्म वाले साइड पे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का। वहाँ आजकल अच्छी खासी बजट रखी जा रही है सोशल मीडिया के लिए और दीगर सहाफ़ियों की तंजीमों के लिए। तो सोशल मीडिया की जो बजट है वो सुना है कि कुछ मखसूस लोगों में जो है ना बांटा जा रहा है, ये बात ठीक है? देखिए, वो जो बांटने का तरीका वो भी लीगलाइज है। आप अब इसको रजिस्टर करें, फाइलर बन जाएं, इसका एक तरीक़ेकार है। आप इसको रजिस्टर कराएं, मोनेटाइज कराएं और आप कंटेंट बेस करें, फिर आपका एक ड्यू शेयर बनता है। अब ये तो हैं कानूनी तरीके, लेकिन अंडर कवर आपको पता है बिहाइंड द वॉल क्या क्या होता है। ये किसी और सेशन में मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से आपसे 50 खुसूसी मिनट प्रोग्राम तक, करना चाह रहा हूँ किसी और 50 दिन। मिनट का करेंगे खुसूसी प्रोग्राम, सबूतों के साथ, हर चीज़ के साथ, और आप फिर फैसला कीजिएगा कि किस तरह फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और किस तरह उसको जस्टिफाई किया जाता है। मुश्ताक भाई, आपसे बातें तो बहुत ज़्यादा करनी है, एक और प्रोग्राम करेंगे। ख़ास तौर पर हम अपने जर्नलिज्म के हवाले से हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, हमारे प्रेस क्लब, हमारे सहाफ़ियों की तंजीम, उस पर हम खुसूसी बात करेंगे। आपने यहाँ टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मंसूर भाई, थैंक यू अच्छा वेरी लगा। मच। मुझे यकीन है कि आज का जो प्रोग्राम है आपको बहुत पसंद आया होगा। मुश्ताक सर्की साहब से बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी रखते हैं। जिनको इख्तलाफ रखना है अपनी कमेंट ज़रूर दें, घबराएं नहीं। जो भी कमेंट देना चाह रहे हैं आप कमेंट दें। आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा, उनकी जो बातें वो ठीक हैं ठीक नहीं है, उन्होंने झूठ बोला या सच बोला, जो भी है आपको जो भी पता है तो अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। मंसूरनामा के आज के सेगमेंट में मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट सेगमेंट में एक और अच्छे मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।